हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ डीआईडीओ टेक्नीशियन ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि साथियों 6 तारीख से 11 तारीख की शिफ्ट में जो भी यहाँ पे टेक्नीशियन ए के एग्जाम हुए हैं उनके एग्जाम में जो भी यहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। जो कि साथियों आपका एग्जाम यहाँ पे 22 तारीख को होना शेड्यूल है। उस 22 तारीख में जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से आने की काफ़ी संभावनाएं हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी करके जाइए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की पिछली वीडियो में आप सभी से ये पूछा था कि अगर आप 6 से 11 जनवरी के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी अगर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए मुझे, तो साथियों उनके लिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनका एग्जाम अभी यहाँ पे 22 तारीख को होना शेड्यूल है। 22 तारीख को जिनका एग्जाम यहाँ पे होना शेड्यूल है उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं नोट डाउन कर सकते तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए साथियों पूरी वीडियो में। दोस्तों यहाँ मैं आपको इसकी PPT बना के क्वेश्चन टाइप करके अगर मैं बताता तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग जाता। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन ये लिखे हुए थे, तो इन्हीं क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ मैं आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से यहाँ पे हो सकता है। अगर मैं PPT बनाता तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता। और साथियों आपका एग्जाम यहाँ पे 22 तारीख को है और 1-2 दिन आपके एग्जाम में बचा है, तो PPT बनाना यहाँ पे संभव नहीं था। तो यहाँ मैं साथियों आपके लिए इन क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जिसका भी एग्जाम अगर 22 तारीख को है, जिसका भी एग्जाम 22 तारीख को है ना, तो उन साथियों को सभी लोगों को वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और साथियों ये मत सोचो आप लोग कि ये यूपी PCL TG2 या अदर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकते। साथियों 100% ये क्वेश्चन उन एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से 6 से 11 तारीख के बीच में जो भी एग्जाम हुए टेक्नीशियन ए के उनमें साथियों जो GK GS के क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर मैं वो भी आपको बताऊं तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कहिए, तो मैं आपके लिए GK GS की वीडियो भी कल प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको साथियों हर एक एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, घरेलू मिक्सी में कौन सी मोटर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि घरेलू मिक्सी जो होती है ना उस मिक्सी में कौन सी मोटर यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर यहाँ पे यूज करते हैं। अब यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। साथियों जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो AC और DC दोनों पे वर्क करती है। AC सप्लाई और DC सप्लाई ये दोनों पे वर्क करती है। और यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। और साथियों मैं आपको ये बता दूं कि जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो DC सीरीज मोटर होती है ना उसी का ही एक रूप होती है यूनिवर्सल मोटर जो कि AC और DC सप्लाई दोनों पे वर्क करती है। आप इसके नाम से भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यूनिवर्सल यानी कि ये AC और DC दोनों पे वर्क करती है। अगला क्वेश्चन था साथियों यहाँ पे DC जनरेटर कौन सी ऊर्जा को किस टाइप की ऊर्जा में बदलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो DC जनरेटर होता है वो करता क्या है, वो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो DC जनरेटर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए शंट जनरेटर होता है, एक शंट जनरेटर होता है, एक होता है सीरीज जनरेटर और एक होता है कंपाउंड जनरेटर। और कंपाउंड भी साथियों यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जो यहाँ पे शंट जनरेटर होता है दोस्तों, शंट जनरेटर का यूज करते हैं बैटरी चार्जिंग में हम शंट जनरेटर का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन साथियों मैंने आज जो वीडियो अपलोड हुई है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की उस वीडियो में साथियों ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। अगर साथियों आप लोग उन क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं जो मैं आपको डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उन क्वेश्चन को देखिए आप, क्योंकि साथियों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछने वाला है। अब हम आते हैं शंट जनरेटर पे। देखिए शंट जनरेटर को यहाँ पे हम बैटरी चार्जिंग के रूप में यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो हमें कांस्टेंट यहाँ पे मिलती है। अब बात कर लेते हैं सीरीज जनरेटर की। दोस्तों जो सीरीज जनरेटर होता है ना वो यहाँ पे डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बूस्टर के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है। साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो साथियों सभी को आना चाहिए कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो यहाँ पे कूलम्ब होती है। कूलम्ब इसकी एसआई यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सऑर गेट में आउटपुट का मान यहाँ पे क्या होता है। दोस्तों एक्सऑर गेट पूछा है तो y बराबर जो इसमें मिलता है a बार b बार प्लस a b बार यहाँ पे इसका आउटपुट होता है। कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये सब होंगे। दोस्तों स्टूडेंट ने हमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए उनके सभी ऑप्शन बताना संभव नहीं था उन लोगों को, क्योंकि याद भी नहीं रहते। तो जितने उन्होंने बताए उतने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये नोट डाउन किए थे उस टाइम पे। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रिविजन कर लीजिए अभी भी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग पूछी थी, यानी कि रेजिस्टेंस का यहाँ पे आपको कलर दे रखा था रेड, ब्राउन और गोल्ड। कलर कोडिंग बतानी थी कि कितने वैल्यू का यहाँ पे वो रेजिस्टेंस है। तो आप कलर कोडिंग आसानी से बता सकते हैं अगर आपको वो टेबल याद होगी तो। वी रॉय, वी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से करके वो टेबल होती है। तो बी पे 0 1 2 3 इस तरीके से नंबर चलते जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि रेड आता है 2 नंबर पे, उसके बाद ब्राउन आता है यहाँ पे 1 नंबर पे। तो साथियों मल्टीप्लायर इसमें कुछ है नहीं, मल्टीप्लायर 10 की घात 0 हो जाएगा। गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है वो ±5% होता है। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 21 ओम ±5% इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शादी व पार्टियों में कौन सा लैंप यूज किया जाता है। दोस्तों जो शादी पार्टियों में लैंप यूज करते हैं वो नियॉन लैंप यहाँ पे यूज करते हैं। अब नियॉन लैंप से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताए थे और अब भी बता रहा हूं, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको नियॉन लैंप से ये बता दूं कि नियॉन लैंप जो होता है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कोल्ड कैथोड लैंप। कोल्ड कैथोड लैंप इसका यहाँ पे दूसरा नाम यहाँ पे होता है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। और यह है साथियों 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर पे ये लैंप ऑपरेट होता है यहाँ पे। अगला पॉइंट मैं आपको नियॉन लैंप से ये बता दूं कि इसमें जो इलेक्ट्रोड होती हैं वो आयरन की और साथियों यहाँ पे निकेल की इलेक्ट्रोड होती हैं। आयरन और निकेल की इसमें इलेक्ट्रोड यहाँ पे होती हैं। दोस्तों नियॉन लैंप को स्टार्टिंग में वेरी हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी पॉइंट आप नोट कर लेना कहीं ना कहीं। और साथियों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, नियॉन लैंप को अलग अलग कलर में आप जलाना चाहते हैं, तो इसके अंदर की जो गैसेस होती है ना उस गैस को चेंज करके आप अलग अलग कलर इससे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको अगला पॉइंट ये बता दूं कि जो इसकी इफिशियंसी होती है वो 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट इसकी यहाँ पे इफिशियंसी होती है नियॉन लैंप की। कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए जितने भी मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। ऑप्शन में साथियों एक गैलियम था, यानी कि गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो होता है 29.76 डिग्री सेल्सियस। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट इसी का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फ्यूज को सर्किट में कहाँ लगाया जाता है। दोस्तों फ्यूज को हम हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं, कहीं उसको पैरेलल में नहीं लगाया जाता। आप अच्छे से याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसकी पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, बैटरी की इफिशियंसी किस में मेजर करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैटरी की इफिशियंसी से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। एम्पियर आवर या वाट आवर में उसकी इफिशियंसी कैलकुलेट की जाती है। अगर साथियों एम्पियर आवर इफिशियंसी पूछेगा तो एम्पियर आवर में, और वाट आवर पूछेगा तो वाट आवर में। तो अब आपको देखना यह है कि आपसे इफिशियंसी किस में यहाँ पे पूछी जाती है। साथियों इस पे न्यूमेरिकल भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछता है ये। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, एम्पियर आवर का क्या होता है और वाट आवर का क्या होता है। अब साथियों मैंने यहाँ आपके लिए एम्पियर आवर कैलकुलेट करने का इफिशियंसी का फॉर्मूला ये लिखा है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि डिस्चार्जिंग में जो करंट होती है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखनी है। उसके बाद में डिस्चार्जिंग में जो टाइम है वो लिखना है, उस अपॉन में करके उसके बाद चार्जिंग में करंट और डिस्चार्जिंग में टाइम कितना लगा है। इस फॉर्मूले से साथियों आपका आसानी से एम्पियर और इफिशियंसी कैलकुलेट हो जाती है। सिंपल सा आपको बस इतना करना है, आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट, इससे साथियों यहाँ पे आपकी इफिशियंसी कैलकुलेट होती है। अब आप देख सकते हैं कि वाट आवर इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो वाट आवर इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है कि एम्पियर आवर इफिशियंसी जो है ना, इसके बाद में आपको यहाँ पे वी लगा देना है, यानी कि डिस्चार्जिंग में वोल्टेज अपॉन में चार्जिंग में वोल्टेज, बस। और आपको कुछ नहीं करना है। और आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है ना, वो साथियों यहाँ पे बैटरी की 85% से 95% तक एम्पियर आवर एफिशिएंसी होती है। उसके बाद में जो वाट आवर एफिशिएंसी होती है वो साथियों यहाँ पे 70% से 80% उसकी वैल्यू होती है। बस आपको इतना याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पूछता है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसको साथियों फैराडेज का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मरकरी लैंप से पूछा गया था कि इसमें कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। दोस्तों मरकरी लैंप में यहाँ पे टंगस्टन की इलेक्ट्रोड यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, हम यहाँ पे रजिस्टिविटी जो होती है ना, रजिस्टिविटी रो, उसी को यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसे साथियों उसे हम ओम मीटर में यहाँ पे मीजर करते हैं, तो उसकी यूनिट ओम मीटर यहाँ पे होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा रखे हैं और कहीं बाहर से ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बार बार ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपसे कह के मैं थक गया कि इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इन क्वेश्चनों को इतने अच्छे तरीके से कवर कराया आपके लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। उन वीडियोज़ को आप देखिए, उनसे आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था स्टेप अप ट्रांसफार्मर से, यानी कि एक न्यूमेरिकल था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी कि प्राइमरी पे जो वोल्टेज थी वो साथियों 110 थी और सेकेंडरी पे वोल्टेज 200 थी। उसके बाद सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न 200 दिए हुए थे और आपको प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट करने थे। बस आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला लगाना था। आपको फॉर्मूला ये लगाना था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, यानी कि V2/V1 बराबर N2/N1। सिंपल ये फॉर्मूला आपको लगाना था और इसमें इसकी वैल्यू रखनी थी। उसके बाद आप इजीली N1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए V2 की वैल्यू क्या है। V2 की वैल्यू यहाँ पे 200 दी हुई है। उसके बाद V1 की वैल्यू 110 यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे 200 दिए गए हैं। उसके बाद प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न आपको कैलकुलेट करने हैं। इसकी गुणा यहाँ पे कर दीजिए और इसकी इधर कर दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी हमारे पास 20N1 इक्वल टू 11 की गुणा हम साथियों 200 में कर देंगे। 11 की गुणा हम 200 में कर देंगे तो 11 दूनी 22 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सिंपल करना है, इस 20 को यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो साथियों यहाँ पे 110 आएगी। तो जो साथियों N1 की आपकी वैल्यू आएगी वो 110, यानी कि प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न आपके 110 यहाँ पे होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि डीसी मोटर में ईएमएफ की डायरेक्शन हम किस लॉ से फाइंड करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था साथियों, जो एक फ्लेमिंग का नियम आपने पढ़ा होगा। फ्लेमिंग का साथियों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल द्वारा डीसी मोटर में ईएमएफ की डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं। और साथियों फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का रूल था, उससे साथियों हम डीसी जनरेटर में ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अगर साथियों यहाँ पे मोटर की बात करेगा तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। अगर साथियों यहाँ पे जनरेटर की बात करेगा क्वेश्चन में, तो आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्लिक करके आना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। साथियों कुछ पैरेलल में सर्किट बना के दिया होगा आपके लिए इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। सपोज यहाँ पे 10 वैल्यू, यहाँ पे 2 वैल्यू, यहाँ पे 5 वैल्यू, इस तरीके से 1/R इक्विवेलेंट करके 1/R1 की वैल्यू R1 R2 R3 इस तरीके से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी इसकी, और आपको कुछ नहीं करना था इसमें। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में करा रखे हैं। अगर साथियों आपको यकीन ना तो उन पिछली वीडियो को देखिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं और डायरेक्टली वो आपके डीआरडीओ के टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं। दोस्तों मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और कुछ नहीं, वो पीएमएमसी होता है। पीएमएमसी को ही मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और ये साथियों एवरेज वैल्यू मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको एक पॉइंट और बता दूं, जो पीएमएमसी होता है वो सिर्फ डीसी पे वर्क करता है, और डीसी में साथियों एवरेज वैल्यू ही मेजर करेगा, वो आरएमएस वैल्यू मेजर नहीं करता। अगर साथियों एसी सप्लाई से उसे हम कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे 0 वैल्यू रीड करता है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पे हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो वो कौन सी वैल्यू यहाँ पे रीड करेगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, वो सिर्फ 0 वैल्यू रीड करेगा। अगर एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो 0 वैल्यू रीड करेगा, और डीसी से कनेक्ट करेंगे तो वो उसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे मेजर करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों बिट और बाइट से क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपको बिट और बाइट से पूरा डिटेल में अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने स्क्रीन को जूम कर लिया है, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं और एक निबल में कितने होते हैं, एक डिट में कितने बिट्स होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो एक बाइट होता है साथियों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं साथियों। और एक निबल में अब आप यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, एक निबल में यहाँ पे 4 बिट होते हैं। लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं, एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक डिट में
साथियों एक डिट में यहाँ पे 2 बिट होते हैं, एक डिट में 2 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अच्छे तरीके से याद रख लेना, एक क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन तो जेईई तक के एग्जाम में पूछा गया है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं, वो 4 बिट होते हैं। साथियों बिट यहाँ पे और कुछ नहीं होता है, बस ये नंबर होते हैं 1 और 0, यानी कि बाइनरी फॉर्म में ये नंबर्स होते हैं, वही यहाँ पे ये बिट्स कहलाते हैं। जो 8 बिट होते हैं ना साथियों, वो ये होते हैं 1 0 1 0 1 1 0 1, ये तो हो गया 8 बिट। उसके बाद जो साथियों 4 बिट होते हैं यानी कि 4 बिट होते हैं एक निबल में, वो होते हैं 1 0 1 1, ये 4 बिट होते हैं एक निबल में। एक डिट में साथियों 2 बिट होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं 1 और 0। ये साथियों बाइनरी फॉर्म में नंबर्स होते हैं, बस और कुछ नहीं। 0 और 1 के फॉर्म में नंबर्स होते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे अपने। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल फेज मोटर से, एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन वो साथियों उसके सिंगल फेज मोटर के एप्लीकेशन से हो सकता है, या कैपेसिटर ये हो सकता है कि कैपेसिटर इंडक्शन स्टार्ट मोटर को कहाँ यूज़ करते हैं, या ये हो सकता है सैडेड पोल मोटर को कहाँ यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन हो सकता है। स्टूडेंट ने हमें ये बताया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से एक क्वेश्चन था, तो साथियों जितना उन्होंने बताया उतना ही यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से आपको नहीं बताऊंगा ऐसे फालतू कि जो कुछ भी क्वेश्चन बता दो। साथियों जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉपर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। साथियों कॉपर के लास्ट ऑर्बिट में मैं आपको बता दूं कि 4 से कम ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो क्यों? क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर की कैटेगरी में आता है, और जो कंडक्टर होते हैं उनकी साथियों लास्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, जो कि इस फॉर्मूले से यहाँ पे आसानी से हो जाता। NS बराबर 120 F/P। अब आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, NS बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड, F बराबर फ्रिक्वेंसी और P बराबर नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। क्वेश्चन में ये हो सकता है कि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे और 4 पोल दिए गए हैं, तो आपको उस मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करनी होगी। तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 120 × 50 अपॉन में 4। इससे साथ ही आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आसानी से इसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा गया था कि एम्पियर किसकी यूनिट होती है। दोस्तों एम्पियर किसकी यूनिट होती है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की साथियों एम्पियर ही यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें होती है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, केबीए में इसकी रेटिंग होती है अल्टरनेटर की। अगला क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफार्मर की रेटिंग, ये भी केबीए या एमबी में होती है। ट्रांसफार्मर से ओवरऑल साथियों 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रांसफार्मर से। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए ट्रांसफार्मर से केवीए रेटिंग से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें ब्रीथर क्या काम करता है ये क्वेश्चन पूछा गया, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक क्या काम करता है ये क्वेश्चन पूछा गया। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, और ये सभी क्वेश्चन मैंने अपनी पिछली वीडियो में करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन ये पूछे गए कि पैरेलल ऑपरेशन से, कि ट्रांसफार्मर में पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो उसकी कंडीशंस क्या होती है। साथियों उसकी कंडीशन होती है, सबसे पहले अगर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करना है तो उसमें साथियों आपके सेम वोल्टेज होना चाहिए। दोनों ट्रांसफार्मर में सेम वोल्टेज होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कंडीशन ये होती है सेम पोलैरिटी। दोनों ट्रांसफार्मर की सेम पोलैरिटी होनी चाहिए। पोलैरिटी जब सेम होगी तभी साथियों आप पैरेलल में ऑपरेट कर सकते हैं। और अगला पॉइंट होता है सेम फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे होनी चाहिए। सेम वोल्टेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम पोलैरिटी, ये साथियों 3-4 पॉइंट ऐसे हैं कि इन पॉइंट के बिना ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट नहीं कर सकते, और यही कंडीशन क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। अब साथियों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जूम करके ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे लिखा है। साथियों इस फॉर्मूले से आप ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इफिशियंसी बराबर होता है MS cos फाई अपॉन में MS cos फाई प्लस PI प्लस M² PC। अब ये होता क्या है, M बराबर होता है लोड रेशियो, जो ट्रांसफार्मर जिस लोड पे वर्क करता है वो लोड आपको यहाँ पे लिखना है। अगर ट्रांसफार्मर हाफ लोड पे वर्क करता है तो आपको यहाँ पे 1/2 लिखना होगा। अगर साथियों ट्रांसफार्मर यहाँ पे फुल लोड पे काम कर रहा है तो आपको यहाँ पे साथियों 1 लेना होगा।
और S बराबर होता है केवीए रेटिंग, S बराबर होता है केवीए रेटिंग, और उसके बाद के कॉस पाई, यानी कि कॉस पाई आपका पावर फैक्टर होता है कि किस पावर फैक्टर पे आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऊपर का तो ये हुआ एम एस कॉस पाई और एम एस नीचे का भी एम एस कॉस पाई प्लस पी आई प्लस एम स्क्वायर पी सी। अब पी आई क्या होते हैं साथियों, पी आई होते हैं आयरन लॉस, पी आई होते हैं यहाँ पर आपके आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस, और एम स्क्वायर पी सी। तो एम स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि साथियों कॉपर लॉस जो होते हैं पीसी बराबर कॉपर लॉस, और कॉपर लॉस जो होते हैं वो यहाँ पे साथियों लोड पे डिपेंड करते हैं। कॉपर लॉस लोड पे डिपेंड करते हैं और आयरन लॉस लोड पे डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पे लोड रेशियो है एम स्क्वायर बराबर, तो अगर हाफ लोड है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते थे। जो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो साथियों होती है पी आई बराबर पी सी। जब साथियों आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस होंगे तभी इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। साथियों आयरन लॉस को हम यहाँ पे कांस्टेंट लॉस बोलते हैं, और जो कॉपर लॉस होते हैं वो यहाँ पे वेरिएबल लॉसेस होते हैं, जो कि साथियों ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होते हैं और ये लोड के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ पे इसकी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि पी आई बराबर एम स्क्वायर पी सी, पी आई बराबर एम स्क्वायर पी सी। तो यहाँ पे एम बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी आई अपॉन में पी सी, अंडर रूट पी आई अपॉन में पी सी। ये साथियों आपको यहाँ पे याद रख लेना है। दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है। ऊपर आप देख सकते हैं एम एस कॉस फाई अपॉन में एम एस कॉस फाई प्लस 2 पी आई। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्यों 2 पी आई, क्यों, क्योंकि साथियों जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन होती है वो पी आई बराबर पी सी होती है, यानी कि जितने आयरन लॉस होते हैं उतने यहाँ पे कॉपर लॉस होते हैं, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 पी आई ले लेते हैं। इस तरीके से आप इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी और एफिशिएंसी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था सॉटूथ वेवफॉर्म से, यानी कि सॉटूथ वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर कितना होता है। कुछ नहीं होता, बस सॉटूथ देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे सॉटूथ होती है, ये सा की तरह बनते हैं यहाँ पे, यानी कि आरी की तरह, आरी की तरह यहाँ पे ये दांतें होते हैं इसके। इस तरीके से इसकी यहाँ पे वेवफॉर्म यहाँ पे बनती है, और यहाँ पे ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। आपको इसका फॉर्म फैक्टर बताना था बस। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था बीजेटी से, यानी कि बीजेटी का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। दोस्तों बीजेटी का यूज़ हम यहाँ पे एम्पलीफिकेशन में करते हैं या यहाँ पे स्विचिंग में करते हैं। एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग में इसका यूज़ करते हैं। आपको इससे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ साथियों। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस यहाँ पे बीजेटी है। ठीक है, और बीजेटी यहाँ पे साथियों 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, यानी कि बीजेटी में 3 टर्मिनल यहाँ पे होते हैं। बीजेटी में 3 टर्मिनल होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं साथियों एमीटर, एमीटर होता है, उसके बाद बेस होता है, उसके बाद कलेक्टर होता है। एमीटर, बेस, कलेक्टर। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस का साइज तो कम होता है, एमीटर का मॉडरेट होता है, और कलेक्टर का सबसे बड़ा साइज इनमें होता है। अगला क्वेश्चन साथियों एक एनर्जी मीटर से क्वेश्चन पूछा गया था। अब स्टूडेंट हमें ये नहीं बताया एज इट इज़ कि एनर्जी मीटर से कौन सा क्वेश्चन था। दोस्तों वो एनर्जी मीटर से क्रीपिंग एरर से भी क्वेश्चन हो सकता है, क्रीपिंग एरर से भी क्वेश्चन हो सकता है, और वो यहाँ पे उसका एनर्जी मीटर कांस्टेंट जो होता है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट वो निकालने के लिए यहाँ भी न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इनमें साथियों एनर्जी मीटर को आप अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप देख सकते हैं लेड एसिड बैटरी की वाट आवर एफिशिएंसी निकालने के लिए पूछा गया था, जो कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बताई कि आप वाट आवर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं V बराबर आई आर। कितना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। V बराबर आई आर फॉर्मूले से न्यूमेरिकल था, जिसमें से आपको वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कितना सिंपल पूछा गया था। जो एक सीलिंग फैन होता है उसकी वाटेज रेटिंग यहाँ पे कितनी होती है। साथियों उसकी वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो यहाँ पे 60 से 80 वाट उसकी रेटिंग होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की पावर इफिशियंसी पूछी गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं इल्यूमिनेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो इल्यूमिनेशन से कुछ भी हो सकता है। किसी लैंप की यहाँ पे आपको इफिशियंसी पूछी जा सकती है, या किसी लैंप के यहाँ पे वर्किंग आवर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में इल्यूमिनेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए करा रखे हैं। अगर आपने उन वीडियो को अभी भी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प देने वाली हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। 100% गारंटी लेता हूं दोस्तों मैं अपने कंटेंट की। जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं डायरेक्ट वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था। पूछा क्या गया था, एक और गेट लेंगे और एक नॉट गेट लेंगे, उससे इन दोनों गेट को मिला के आपका यहाँ पे कौन सा गेट बनेगा। वो बनेगा साथियों नॉर गेट। नॉर गेट यहाँ पे बनेगा, और नॉर गेट को साथियों नॉर गेट को हम यहाँ पे यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी यहाँ पे नॉर गेट को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर से पूछा गया था सिलिका जेल कहाँ यूज़ करते हैं।
दोस्तों सिलिका जेल ट्रांसफॉर्मर के ब्रीथर में फिल किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर के ब्रीथर में फिल किया जाता है। सिलिका जेल का मुख्य काम क्या होता है ब्रीथर में फिल करने के बाद? साथियों जो सिलिका जेल जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, यानी कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ यहाँ पे। ये आप मान लीजिए एक सपोज एक ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है। इस ट्रांसफॉर्मर में जो साथियों बाहर की हवा जाती है, यानी कि बाहरी जो वायु जाती है इसमें, तो उस वायु में कुछ नमी होती है, उस वायु में कुछ नमी होती है, तो उस नमी को सोखने का काम करता है सिलिका जेल, जो कि साथियों ट्रांसफॉर्मर में ब्रीथर होता है, ब्रीथर के अंदर फिल किया जाता है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? वो साथियों ब्लू कलर का यहाँ पे सिलिका जेल होता है। अगला क्वेश्चन साथियों सीआरओ से पूछा गया था। अब सीआरओ से ये भी हो सकता है कि सीआरओ क्या मेजर करता है, क्या वो एवरेज वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, ठीक है, या लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, इस टाइप से। और इससे साथियों यहाँ पे लिजासस पैटर्न से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सीआरओ में लिजासस पैटर्न होता है वो क्या फाइंड करता है? वो साथियों फ्रीक्वेंसी रेशियो और फेज डिफरेंस फाइंड करता है लिजासस पैटर्न। तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और जितने एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एफईटी से पूछा गया था, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल पूछा था कि इसका सिंबल किस तरीके का होता है। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जे फैट का सिंबल आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। ये देखिए जे फैट जो साथियों एफईटी होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो एन चैनल जे फैट होता है, एक साथियों पी चैनल जे फैट होता है। तो एन चैनल जे फैट का सिंबल ये होता है और पी चैनल जे फैट का सिंबल ये होता है। आप इन दोनों को कहीं ना कहीं लिख लीजिए, फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें करंट की डायरेक्शन थोड़ा अंदर को दर्शाइए और पी चैनल में करंट की डायरेक्शन बाहर को दर्शाइए, बाकी कुछ नहीं है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन वायरिंग से पूछा गया था कि वायरिंग इनमें से कौन सी है। या साथियों कंड्यूट वायरिंग से पूछा जा सकता होगा, या यहाँ पे क्लीट वायरिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता होगा। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों आप देख सकते हैं जो कंड्यूट वायरिंग होती है वो सबसे सेफेस्ट वायरिंग मानी जाती है, और साथियों जो क्लीट वायरिंग होती है वो सबसे सस्ती वायरिंग यहाँ पे कहलाई जाती है। वायरिंग से रिलेटेड जो मैंने अभी पिछली वीडियो कराई है उसमें साथियों 10 क्वेश्चन मैंने अर्थिंग और वायरिंग से रखे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उस वीडियो को देखिए जो अभी रिसेंटली मैंने प्रोवाइड कराई है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों उन वीडियो को जरूर देखें और आपको वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पर, यानी कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने पर 4 से 5 क्वेश्चन थे, या रेजिस्टेंस सीरीज में दिया होगा या पैरेलल में दिया होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन सिंबल से था, यानी कि सिंबल दिया था और पूछा था ये कौन सा मीटर है, इसमें कौन सा मीटर है, इसमें अलग टाइप से दिया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों ये क्वेश्चन तो मैंने आपको अपनी वीडियो में इतनी बार क्वेश्चन ये कराया है कि आपको ये क्वेश्चन तो रट गया होगा, आपको ये क्वेश्चन रट गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था एमीटर में जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो किसका बना होता है? साथियों शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो मैग्नीन एलॉय का बना हुआ होता है। शंट रेजिस्टेंस जो होता है वो मैग्नीन का होता है और वो बिल्कुल लो वैल्यू का होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एमीटर में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, जो एमीटर में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, वो एमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। यहाँ पे एमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं आरएसएच, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे सर्किट ब्रेकर से पूछा गया था, उसका सिंबल दिया था और पूछा था ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है। साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए यहाँ मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एंड गेट से सिंबल दिया था, यानी कि आपको एंड गेट का ये सिंबल दिया था और पहचानना था ये कौन सा गेट है। साथियों अगर किसी की तैयारी अच्छी होगी, सही लेवल से होगी, अगर जो मेरी वीडियो को पहले से फॉलो कर रहा होगा तो वो यहाँ पे एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकता है, बहुत अच्छे से क्रैक कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर से पूछा था, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के ब्रीथर से पूछा था। आपकी बार पिछली बार पूछा था सिलिका जेल से, अब के पूछ लिया ब्रीथर से। ये साथियों नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं। साथियों देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन सर्किट टेस्ट जो करते हैं वो आयरन लॉस को फाइंड करने के लिए हम करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन लॉस होते हैं, जो कांस्टेंट लॉस होते हैं, उनको फाइंड करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। और जो कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? साथियों ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा कॉपर लॉस फाइंड किए जाते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा यहाँ पे आयरन लॉस फाइंड किए जाते हैं। जब यहाँ पे हम साथियों ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो इसमें प्राइमरी साइड पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग पे यहाँ पे इक्विपमेंट लगाते हैं और इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को यहाँ पे ओपन रखते हैं। तो ये ओपन सर्किट टेस्ट कहलाया जाता है। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो इसका उल्टा होता है, बस और कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस लॉस कैसे पता करते हैं। वो साथियों यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट से ही पता कर लेते हैं।
जो आयरन लॉस होते हैं वो एडी करंट लॉस और प्लस हाइस्टेसिस लॉस इन दोनों का मिक्सअप होता है। तो साथियों जब हमें आयरन लॉस पता चलेगा तो यहाँ पे एडी करंट और हाइस्टेसिस लॉस भी पता चल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कंजर्वेटर टैंक से, यानी कि कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर में क्यों यूज़ करते हैं। जो साथियों ट्रांसफार्मर में एक साथ आपने ऊपर एक्स्ट्रा टैंक रखा देखा होगा, एक अलग से टैंक रखा देखा होगा, इसको यहाँ पे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये साथियों ये काम क्या करता है, बेसिकली ये एक पाइप के द्वारा मेन टैंक से जुड़ा होता है ट्रांसफार्मर के। अब इस पाइप के बीच में एक बुखोल्ज रिले लगी होती है जो कि ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन देती है। जब दोस्तों इसका ट्रांसफार्मर के मेन टैंक का ऑयल जो होता है ना, जब हीट हो जाता है ज़्यादा तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं, जो उसमें गैसेस बनती है ना, जब ताकि ट्रांसफार्मर फटा ना जाए कुछ, तो उसका जो गैसेस बनती है ना, तो वो तेल थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे उठने लग जाता है। तो इससे क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर के ऑयल को एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। एक तरीके से कह सकते हैं ये इसके कूलिंग के लिए भी काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं। दोस्तों हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। 16 डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक तो नंबर होते हैं और बाकी के जो बच्चे ए से एफ तक यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। टोटल मिला के 16 होते हैं, इसका बेस 16 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डीसी मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है और इस बार भी अलग तरीके से कुछ पूछ सकता है। जो स्पीड कंट्रोल करते हैं वो दो मेथड से करते हैं बेसिकली। एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड और दूसरा होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। दोस्तों जो आर्मेचर मेथड होता है ना, ये इससे साथियों हम बिलो बेस स्पीड यानी कि बेस स्पीड से कम की जो स्पीड होती है मोटर की, वो स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और इस मेथड से जो फील्ड फ्लक्स मेथड होता है, जो बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड होती है मोटर की, वो साथियों फील्ड फ्लक्स मेथड से कंट्रोल की जाती है। बस आपको इतना, ये दो मेथड आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लॉसेज इन ऑटो ट्रांसफार्मर से पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पे ये, तो मैं इसमें बता नहीं सकता आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर में कौन सी कोर यूज़ करते हैं ये पूछा गया था। दोस्तों ट्रांसफार्मर में हम CRGO की कोर यूज़ करते हैं। CRGO क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यानी कि यह सिलिकॉन स्टील ही होता है। और ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हाइस्टेसिस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील यानी कि सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों मेजरमेंट से पूछा गया था, जो कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस में यूज़ करते हैं, डैम्पिंग से। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी डैम्पिंग यहाँ पे लिख दी है। जो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मूविंग आयरन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर में करते हैं, मेगर में करते हैं, एनर्जी मीटर में करते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर में यहाँ पे करते हैं, पावर फैक्टर मीटर में यहाँ पे करते हैं। इन सभी में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग करते हैं। अगली आती है यहाँ पे फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब आप देख सकते हैं जो फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है वो सिर्फ साथियों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर होता है, सिर्फ उसी में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में। अगली आती है यहाँ पे साथियों एडी करंट डैम्पिंग। जो एडी करंट डैम्पिंग होती है वो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं, PMMC में यूज़ करते हैं और साथ ही हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं एडी करंट डैम्पिंग बस 3 इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं और फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग ओनली 1 इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। बाकी के बचे हुए इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ की जाती है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं इल्यूमिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि लूमिनस फ्लक्स की SI यूनिट क्या होती है। दोस्तों लूमिनस फ्लक्स की SI यूनिट यहाँ पे ल्यूमेन होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये वाला। तो दोस्तों यहाँ पे 6 से 11 तारीख के बीच में जितने भी क्वेश्चन ये मेरे पास थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ये टोटल मिला के साथियों यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे, 50 से भी ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ये साथियों आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछने वाला है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और जो मैंने यहाँ आपको बताया है, पॉइंट बताए हैं, उन पॉइंट को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो पॉइंट मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसकी PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है। उस लिंक पे प्रेस करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं आपके लिए डेली क्विज कराता रहता हूँ और क्वेश्चंस भी कराता रहता हूँ। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे और जितनी भी PDF है सभी PDF में क्वेश्चन वगैरह की वहीं अपलोड करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए साथियों बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरा यहाँ पे PDF प्रोवाइड कराने का सिर्फ इतना मकसद रहता है ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो यहाँ पे, उस एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जा सकें।
तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं फ्यूचर में आगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निकल की और जीके जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं।